हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर, जो कि होगा 21। मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन के आप लोगों को एक प्रकार का बच गया था, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसको आज मैं खत्म करूंगा। उसके बाद आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को शायद एक और टॉपिक और बचेगा, उसको मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करवाऊंगा, उसमें आप लोगों को खत्म करवा दूंगा। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका आपको नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहां से जाइए और वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पे आप लोगों को नोट्स और एचडब्ल्यू देखने को मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं। देखते तो बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। जो लास्ट प्रकार का आप लोगों को बच रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। आप लोगों को लास्ट जो बच रहा है वह बच रहा है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसको मैं आज कवर करूंगा। आप लोगों ने नहीं देखी है ये सब आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन का वीडियो, तो आप लोग पीछे जाइए, आप लोगों को यह लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को किसका, आप लोगों को मैथ का वहां पे मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट, वहां से जाइए, वहां पे आप लोग देखिए। ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को आज ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखिए ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, बताइए आप लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन फंक्शन आता है। तो बोलेगा सर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन आता है, कॉस आता है, कॉट आता है, कौशिक आता है, टैन आता है, और क्या आता है, सेक आता है, और कौन बचा, कोई बच गया नहीं। मतलब आप लोगों को साइन, कौशिक, टैन, कौशिक, सेक, कॉट, ये सब आता है। इसका हम लोगों को जानना है, इसका फंक्शन किसका मेन इवन होता है, क्यूबान होता है, इवन होता है, ऑड होता है, कि पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन का मान कहां से कहां तक होगा, ये सब इसमें मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को पढ़ना है। तो अब बताइए कि साइन एक्स का ग्राफ आप लोगों को पता है कि नहीं। तो बोलिएगा यस सर, हम लोग साइन एक्स का ग्राफ क्लास 10th में ही पढ़े थे, कॉस एक्स का भी ग्राफ क्लास 10th में ही पढ़े थे। ये सब हम लोगों को बनाना आता है। साइन एक्स का भी ग्राफ बनाना आता है, कॉस एक्स का भी ग्राफ बनाने आता है, टैन एक्स का भी हम लोग को ग्राफ बनाने आता है सर। लेकिन जो यहाँ पे कॉसेक एक्स है ना, इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो हमको ध्यान में नहीं रहता है कि हम लोग इसका ग्राफ कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग कॉसेक एक्स और आप लोग सेक एक्स का ग्राफ आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे है जो मैं आगे नेक्स्ट आगे वीडियो में आगे बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आप लोग बताइए कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। उसके बाद मैं चलूंगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को साइन एक्स और आप लोग कॉसेक एक्स और आप लोगों को सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका से बताता हूं, कि आप लोगों को याद कभी भी नहीं रहे, तो आप इस तरीका से शॉर्टकट में बना सकते हैं कॉसेक एक्स का ग्राफ, और आप लोग सेक एक्स का ग्राफ शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं। देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, बोलेगा सर साइन एक्स का ग्राफ हमको इस टाइप को देखने को मिलता है, और इधर भी हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ होता है सर। तो आप बताइए, अब आप जहां जहां आप लोगों को x बराबर 0 है ना, और वहां पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। आप डॉट डॉट वर्टिकल लाइन, जहां जहां आप लोगों को हॉरिजेंटल आप लोगों को 0 मिल रहा है x बराबर, वहां पे आप एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। आप लोग को जब बनाइए ग्राफ फाइनल तो उसमें नहीं बनाइएगा, लेकिन मैं यही बता रहा हूं ना, तो आप लोगों को समझाने के लिए जहां जहां हम लोगों को x बराबर 0 मिल रहा है वहां पे हम लोग वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पे मिल रहा है x बराबर 0, यहाँ पे मिल रहा है x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर 0 मिल रहा है। अब हम जानते हैं क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोगों को पता है जहां जहां ग्राफ है ना, उसको हम लोग उल्टा टोपी पहना देंगे। ये आप लोग को y, मान लीजिए कि आप लोग को y बराबर साइन एक्स है, और हम लोगों को निकालना है किसका ग्राफ, हम लोगों को कॉसेक एक्स का ग्राफ निकालना है। तो जहां जहां हम लोग का ग्राफ है ना, उसको हम लोग उल्टा टोपी पहना देंगे। उल्टा टोपी हम इसको पहना देंगे। उल्टा टोपी का मतलब क्या, कि जहां जहां हम लोग ग्राफ है सिर्फ हम लोगों को उसको उलट देना है। देखिए जहां जहां हम लोगों को ग्राफ है उसको हम लोग को सिर्फ उलट देना है, यानी उल्टा टोपी उसका सिर्फ उल्टा कर देना है। देखिए यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, इसको अगर उल्टा करेंगे तो हमको इस टाइप का मिलेगा ग्राफ, और इसको अगर उल्टा करेंगे
यानी इसको उल्टा टोपी पहनाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे मिलेगा। बताइए, जो ग्राफ नीचे था उसको हम लोग सिर्फ उलट कर ऊपर कर दिए, और जो ग्राफ हम लोग को नीचे था आप लोगों को उसको उलट कर हम लोग ऐसा कर दिया। आप बोल सकते हैं कि सर इसको हम जो ग्राफ हम लोग को मिल रहा था उसको सिर्फ हम उल्टा कर दिए, कहां से ब्रेक कर दिए, और हम लोग ब्रेक कर दिए जहां पे हम लोग को x बराबर 0 मिल रहा था वहां पे ब्रेक कर दिए, तो वो हम लोगों को कुछ इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का हम लोग को ग्राफ मिल रहा है। इसी को आप लोग उतार दिए, यही आप लोगों को cosec x का ग्राफ होता है। देखिए ये आप लोगों के नीचे इधर ऐसा था, फिर आप लोगों को ऊपर टोपी था, फिर आप लोगों को यहाँ से कुछ छोड़कर नीचे टोपी था ऐसे, और फिर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को कुछ ऐसा टोपी था, इस टाइप का आप लोगों को आया था ग्राफ। जो आप लोगों को गुलाबी रंग का है वो आप लोगों को cosec x का ग्राफ है, देख सकते हैं। जो आप लोगों को यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोगों को cosec x का ग्राफ आ गया। आप लोग सिर्फ उसको उलट दिए तो आप समझ सकते हैं कि उलटने पे ये आप लोगों को जो ग्राफ मिला वो आप लोग cosec x का ग्राफ मिलता है। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि देखिए आप लोग cosec x क्या है, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग उल्टा टोपी पहना दिए, इसको हम लोग उल्टा टोपी पहना के ऐसे कर दिए, और इसको हम लोग उल्टा टोपी पहना के ऐसे कर दिए, और इसको ऐसे, और ये आप लोग के शॉर्टकट आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं cosec x का cosec x का आप लोग sec x निकालने के लिए ये तरीका निकाल सकते हैं। देखिए आप लोगों को cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ आप लोग कुछ इस टाइप का मिलता है, आप लोगों को cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है ना। आप लोग इसको कुछ नहीं कीजिए, जहां पे आप लोगों को x बराबर 0 है, जहां पे हम लोगों को x बराबर 0 है, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग ब्रेक कर दीजिए और इसको सिर्फ आप लोग उल्टा टोपी पहना दीजिए। बस आप लोग इसको सिर्फ उल्टा टोपी पहना दीजिए, यही आप लोगों को ग्राफ हो जाएगा किसका, ये आप लोगों को हो जाएगा sec x का ग्राफ। यानी जब आप sec x का ग्राफ बनाइएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे sec x का ग्राफ आया, जो आप लोगों को पीला रंग किया है उसको आप लिख दीजिए, सिर्फ उतार दीजिए, यही आप लोगों को हो जाएगा sec x का ग्राफ। इस टाइप का आप लोगों को sec x का कुछ ग्राफ यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है आप लोगों को, देखिए ऐसा 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 ऐसा, और ये आगे जाता है तो फिर ऐसा ग्राफ हम लोगों को कुछ देखने को हम लोगों को मिलता है, यही हम लोगों को sec x का ग्राफ होता। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं क्या किया हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं उल्टा टोपी पहना दिया हूँ। देखिए जो cos x का ग्राफ है उसके जगह पे हम उल्टा टोपी पहना दिए, मतलब उसको उलट दिए, तो वह हम लोगों को sec x का ग्राफ बन जाता है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए tan x का आप लोगों को tan x का ग्राफ याद होगा, cot x का कोई शॉर्टकट निकालने का तरीका नहीं है स्टूडेंट। जो cot x है इसको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप लोग कैसे निकालिएगा इसको। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर sin x का ग्राफ मालूम है तो cos x का ग्राफ निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीका से, cos x का मालूम है तो sec x का कैसे शॉर्टकट तरीका से हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं। अब मैं चलता हूं मेन मुद्दा पे, जहां हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग को पढ़ना है उस पर मैं सीधे चलता हूं। आप लोगों को मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका से ग्राफ बनाने के लिए सिखा चुका। अब देखिए यहाँ पे चलता हूं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे सीधे। देखिए तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या स्टूडेंट, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मतलब sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और आपको बच गया cot x। ये आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसी का आप लोगों को कॉमन प्रॉपर्टी बताना है कि आप लोगों को वन वन है कि मेनी वन है, आप लोगों को इवन है कि ऑड है, कौन इवन है कौन ऑड है, कौन पीरियोडिक है और कौन आप लोगों को नहीं पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो वहां पे हम लोग को टी का मान कितना आएगा, यानी हम लोग को कितना समय के बाद वो ग्राफ को रिपीट करना है, ये आप लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि वन वन है कि मेनी वन है। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ही बता चुका हूँ, एक बार पहले ही बता दिए थे कि जितना भी हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है वह हम लोगों को मेनी वन होता है। नहीं तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, देखिए नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं, जहां पे हम लोगों को ग्राफ है इसको आप हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट कीजिए और देखिए कि ग्राफ को ये कितने जगह से कट कर रहा है। तो आप लोग देखिए कि ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि अगर ग्राफ को यह एक से ज्यादा जगह पे कट किया तब हम लोगों को वह मेनी वन फंक्शन कहलाता है। यानी जितना भी हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वह हम लोगों को मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। मेनी वन फंक्शन हम लोगों को क्या कहलाएगा, तो मेनी वन फंक्शन हम लोगों को कहलाएगा। इवन है कि ऑड है इसको बताइए, आप लोग बताइए कि sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x ये इवन है कि ऑड है। तो देखिए स्टूडेंट, इवन और ऑड चेक करने के लिए हम लोगों के पास दो रूल था, या तो हम लोग मैथमेटिक्स से चेक कर ले या हम लोग ग्राफ से देखकर चेक किए। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से मैथमेटिक्स से चेक कर लेते हैं, ग्राफ से भी आप देखकर चेक कर सकते हैं कि कौन इवन है और कौन ऑड है। आप लोग ग्राफ को देखिए, या मैं यहाँ पे जो लाइन खींचा हूँ इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखिए
जो मैं लाइन खींचा हूं इसको आप इसको देखकर चेक कर सकते हैं कि कौन इवन है कौन ऑड है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को मैथ से चेक कर रहा हूँ। देखिए यानी जहां मैथ से चेक करने के लिए क्या रूल था, आप लोग ये भी बताइए कि मैथ से चेक करने के लिए क्या रूल था। तो बोलेगा सर मैथ से चेक करने के लिए हम लोग को रूल था कि जहां पे भी हम लोग को x दिख रहा है ना वहां हम लोग माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, और अगर वह माइनस f यानी जहां हम लोग को जो फंक्शन है उसके अगर माइनस आगे लग गया तब हम लोग को वो ऑड कहला जाएगा, अगर वह उसके आगे प्लस वैसा ही फंक्शन रह गया तो वह हम लोग को इवन कहला जाएगा। यानी यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे माइनस x रखे tan की जगह tan x की जगह पे तो हम लोग क्या आ जाता है, हम लोगों को माइनस tan x आ जाता है। आप लोगों को पता होगा कि अगर tan माइनस x इक्वल टू माइनस tan x होता है, और यह अगर माइनस आगे लग गया यहाँ पे हम लोग को जो फंक्शन था वह हम लोग को tan x था, लेकिन हम लोग जब इसको माइनस x रखकर चेक किए तो वह माइनस tan x के इक्वल आ गया। तो बताइए कि ये कौन फंक्शन होगा। तो बोलेगा सर हम लोगों को अगर जानते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि f(x) था, जो tan x था वो आप लोगों को f(x) था, f(x) बराबर आप लोग को मान लीजिए tan x था, तब यहाँ से हम x के जगह पे माइनस x रखकर चेक किए तो वह माइनस f(x) के इक्वल आ गया। यानी हम लोगों को ये होगा फंक्शन, वो हम लोगों को ऑड फंक्शन होगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को तो यहाँ tan जो हुआ tan x वो आप लोगों को ऑड फंक्शन होगा। आप लोग ग्राफ भी देख सकते हैं किसके सिमेट्रिक है, तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ है या हम लोग को tan x का वो हम लोगों को ओरिजिन के सिमेट्रिक है। आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जो ओरिजिन के सिमेट्रिक हुआ, जो हम लोगों को ओरिजिन के सिमेट्रिक है वह हम लोग को क्या होगा, वह हम लोग को ऑड फंक्शन होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मैथमेटिक्स से भी चेक किए कि ऑड फंक्शन है। आप लोग cot x को चेक किए, cot x चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे हम लोग को x है वहां हम लोग माइनस x से रिप्लेस कर देंगे, और ये हम लोग को माइनस cot x के आ गया तो हम लोगों को ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़े होंगे cot माइनस x इक्वल टू माइनस cot x होता है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़े होंगे। और देखिए sin x को चेक करते हैं, अब tan x और cot x को चेक कर लिया, अब sin x को चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहां भी हम लोग को x है वहां हम लोग माइनस x रख दें तो आ जाएगा हम लोग का माइनस sin x के इक्वल, और ये अगर माइनस sin x के इक्वल आ गया तो हम लोग का ऑड फंक्शन हो जाएगा। cosec x को चेक करते हैं तो cosec माइनस x बराबर होता है माइनस cos x माइनस cos x, और माइनस cos x आ गया तो हम लोग का हो जाएगा ऑड फंक्शन। आप लोगों ने ये पढ़े थे कि नहीं, tan माइनस x बराबर माइनस tan x होता है। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा और वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे देखिए cos x को चेक करते हैं आपकी ऑड है कि इवन है, उसके लिए भी एक ही रूल हम लोगों को है, ग्राफ या तो ग्राफ से चेक करें या हम लोग जहां x है वहां पे हम लोग माइनस x रखकर चेक कर लेते हैं तो हम लोग को पता है कि cos माइनस x होता है और वह cos x के इक्वल होता है, और यह cos x के इक्वल हो गया तो कौन फंक्शन होगा स्टूडेंट, बताइए आप लोग कि ये cos x के इक्वल आ गया माइनस रखने पे भी, ये कौन फंक्शन होगा, तो ये हम लोगों को हो जाएगा इवन फंक्शन। यानी जो cos होगा हम लोगों को वह इवन फंक्शन है। sec x को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोगों को मैथमेटिक्स से चेक कर रहे हैं कि जहां हम लोग को x है और वहां हम लोग माइनस x रख रहे हैं, तो sec माइनस x होता है वो आप लोगों को पता है कि होता होगा वो माइनस sec x होता है, आप लोगों को पता होगा। और यह जब sec x के जगह पे हम लोग माइनस रखकर चेक किए और माइनस रखकर चेक करने पे माइनस x के इक्वल आ गया, तो बताइए कौन सा ये फंक्शन होगा, बताइए आप लोग कि कौन सा फंक्शन होगा। तो बोलेगा सर ये माइनस sec x के इक्वल आ गया, यह प्लस sec x के इक्वल आ गया, तब हम लोगों को ये इवन फंक्शन हो जाएगा। यानी sec और आप लोगों को cos है वो आप लोगों को केवल और केवल इवन फंक्शन है, और आप लोगों को tan cot sin और cos sec है वह आप लोगों को ऑड फंक्शन, ये आप लोगों को समझ में आ गया। बताइए कि ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, आप लोग ये बताइए कि ये पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो ये होता है, स्टूडेंट मैं आप लोग को पढ़ा चुका था कि जो ग्राफ आप लोगों को रिपीट करे फिर से, यानी फिर से वह दोहराए, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और जितना देरी के बाद वह ग्राफ दर्शाए वो दोहराए उसको हम लोग टी से दर्शाते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्राफ आप लोगों को 1 यूनिट के बाद अगर वह दोहरा रहा है तो हम लोग को हो जाएगा t बराबर 1, और अगर वह 2 यूनिट के बाद दोहरा रहा है ग्राफ को तो हम लोगों को हो जाएगा t बराबर हम लोगों को हो जाएगा 2। यहाँ से हम लोग हो जाएगा t बराबर 2 हो जाएगा। अगर वह ग्राफ कोई पाई अंतराल के बाद पाई के बाद वह ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है तो हम लोग को t बराबर हम लोगों को पाई हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि किसका किसका आप लोगों को क्या होगा, किसका किसका आप लोगों को क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा। देखिए साइन एक्स का ग्राफ देखिए, बताइए कि दोहराता है इसका मान कि नहीं।
आप लोग खुद बताइए कि साइन एक्स का जो होता है ग्राफ वह कितने अंतराल के बाद दोहराता है। तो बोलेगा सर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है हम लोग जानते हैं कि 2 पाई के बाद फिर से वह ग्राफ आप लोगों को दोहराता है। यानी साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बताइए। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, फिर से ये यानी आप लोगों को यहाँ से 2 पाई है, 2 पाई के बाद आप देखिएगा फिर से यह ग्राफ को दोहराना शुरू किया। तो आप लोग बताइए कि ये ग्राफ को फिर से दोहरा रहा है, यानी आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका आप लोगों को टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड यहाँ पे हम लोगों को 2 पाई है, क्योंकि हम लोगों को 2 पाई के बाद हम लोगों को ये ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है। वैसे ही जो कॉट यहाँ टैन है ना, तो टैन का पाई होता है, टैन जो होता है वो अपना ग्राफ पाई के बाद रिपीट करता है। जितना भी आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट, वो आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ये आप लोगों को एक नोट में बताया था, आप लोगों को एक नोट में बताया था कि जितना भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वह आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि वह फिर से ग्राफ को दोहराता है। और जो tan x है वो आप लोगों को पाई अंतराल के बाद आप लोगों को ग्राफ से फिर से दोहराता है, यानी यहाँ से t बराबर हो जाएगा tan x में पाई। cot x भी है, यह भी आप लोगों को पाई अंतराल के बाद ग्राफ को दोहराता है। और sin x cosec x cos sin x cosec cos और जो sec x है वो आप लोगों को 2 पाई के अंतराल के बाद वह फिर से ग्राफ को रिपीट करता है। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा t बराबर 2 पाई, t बराबर 2 पाई cos x है वो भी आप लोगों को 2 पाई के बाद आप लोगों को फिर से ग्राफ रिपीट करता है। sec cosec x भी है वो भी आप लोगों को 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ रिपीट करता है। और जो sec x है वो भी आप लोगों को 2 पाई के बाद ग्राफ से फिर से रिपीट करता है, इसलिए यहाँ से t बराबर हो जाएगा 2 पाई। तो आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझ में, इसका कॉमन आप लोगों को प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह जो होता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वह हम लोगों को मेनी वन फंक्शन होता है। और वह आप लोगों को tan x cot x और sin x और cosec x यह होता है ऑड फंक्शन, और cos और sec जो होता है वह हम लोगों को होता है इवन फंक्शन। और आप लोगों को पीरियोडिक जितना भी हम लोगों को क्या है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वह हम लोगों को पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें हम लोगों को tan x है वह हम लोग को t बराबर पाई है, और cot x में भी t बराबर पाई है, और sin cosec और cos और sec का टाइम पीरियड हम लोगों को 2 पाई है। ये आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ मिसलेनियस आप लोगों को फंक्शन में, आप लोगों को कुछ चलते हैं मिसलेनियस फंक्शन के बारे में। क्या आप लोग मिसलेनियस फंक्शन यानी आप लोगों को कुछ जो हट कर है, जो आप लोगों को एडवांस है ना कुछ, उस पर चलते हैं कि उसका आगे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मिसलेनियस फंक्शन में कि जब आप लोगों को निकालिए क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर मान आप लोगों को निकालना है किसका, कोई वैल्यू दिया हुआ है उसका, और प्लस करना है उसी वैल्यू का माइनस करके आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है कि क्या आएगा। तो आप लोग बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए आप लोग को मैं बताया था कि नहीं, आप लोग बताइए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे 2.5 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा। तो आप लोगों को पता हो कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर का हम लोग निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वह आप लोगों को जो आप लोगों को किसके इक्वल होता है, तो वह आप जो फर्स्ट नंबर है उसके इक्वल हो जाता है। और अगर कोई नेगेटिव नंबर को निकालते हैं जैसे यहाँ पर -3.15 जिससे 1.5 है, तो इसका अगर निकालें -3.5 का निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह आप लोगों को क्या होगा, तो वह आप लोगों को उसमें जो फर्स्ट नंबर उसमें हम लोग एक माइनस और ऐड करके ऐड कर देते हैं। यानी यहाँ पे -3 है तो निकालेंगे अगर -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह हम लोग को -4 के इक्वल आता है। और कोई इंटीजर वैल्यू का मान निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, जैसे 3 या -3 हो गया या 0 हो गया, इसका निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, या तो हम लोगों को उसी के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे 3 के इक्वल हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, -3 के इक्वल हो जाएगा, 0 को हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसको हम लोग कितना तरीका से निकाल रहे हैं, या इसको हम निकाल रहे हैं 2 तरीका से। कब कि जब आप लोगों को कोई जो वैल्यू दिया हुआ है वो आप लोगों को इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है, यानी जब हम लोगों को x इंटीजर वैल्यू हो, और एक हम लोग निकालेंगे कि जब हम लोगों को एक जो x है वह हम लोगों को इंटीजर वैल्यू नहीं हो, यानी दूसरा वैल्यू हो, यानी वह आप लोगों को कोई पॉइंट में हो, उसका निकाल सकते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर मान। तो बताइए यहाँ से मैं आप लोगों को 2 भाग में इसको बांट रहा हूँ। देखिए सबसे पहले f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है x का,
प्लस उसी का माइनस करके ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है। तो बताइए इसको मैं कितना तरीके से निकाल सकता हूँ? तो बोलिएगा सर इसका आप लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं। जो जब x है वह आप लोगों को इंटीजर वैल्यू हो, यानी 1 2 3 4 5 या निगेटिव में 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 या आप लोगों को वैसे ही कोई नंबर हो यानी वो इंटीजर हो, उसका हम लोग निकाल सकते हैं हम लोग क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर मान। और हम लोग निकाल सकते हैं एक नॉन आप लोगों को इंटीजर, यानी यहाँ पे जो आप लोगों को वैल्यू x है वो आप लोगों को इंटीजर नहीं हो, यानी वन आप लोगों को पॉइंट में हो, जैसे 1.2 1.5 1.7 1.9 1.11 जैसे वह आप लोगों को रहे उसका निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान। तो बताइए आप लोग, मैं निकालता हूं, सबसे पहले निकाल रहा हूं कि जब x है वह आप लोगों को इंटीजर हो। तो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं x जो इंटीजर है वह हम मान ले रहा हूं कि x है वह आप लोगों को 2 है। तो हम लोग निकाल रहे हैं क्या f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर मान x का और प्लस उसी का निगेटिव करके हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग निकाल रहे हैं इसका। आप लोगों को जो f(x) है इसका हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखते हैं क्या आता है, जो मैं देखता हूं क्या आता है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ है x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है x का और उसी का फिर हम लोगों को माइनस करना है। तो x के जगह पे कितना है, x के जगह पे हम लोग को 2 है और प्लस फिर -2 का हम लोग को निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बताइए दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? तो 2 का हम लोगों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों को आएगा 2 और -2 का भी हम लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों को -2 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का हम लोग निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह हम लोगों को सेम होता है। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे सेम होने का मतलब कि अगर 2 है तो निकालेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान तो हम लोग को 2 के इक्वल होगा और -2 है इसका निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह हम लोगों को -2 के ही इक्वल आएगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वह हम लोगों को 0 के इक्वल आएगा। यानी कोई भी हम लोगों को इंटीजर वैल्यू ले और उसका अगर उसी का निकालें ग्रेटेस्ट इंटीजर मान और उसी का नंबर का हम लोग माइनस नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकाल कर दोनों को अगर ऐड करें तो वह हमेशा 0 को इक्वल आएगा। तो बोलिएगा आप लोग देख भी सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ x बराबर 5 है, वो हम लोग का इंटीजर नंबर है, या x बराबर -5 है। मान लीजिए कि x बराबर हम लोगों को -5 है, तो क्या आएगा यहाँ हम लोगों को हो जाएगा 5, x बराबर -5 हो जाएगा। तो -5 का हम लोगों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मान कितना आएगा, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान हम लोगों का -5 ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -x है, तो एक माइनस है और एक -5 अगर भी ले रहे हैं तो माइनस +5 यानी हम लोग आ जाएगा यहाँ प्लस, और अगर +5 का हम निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह हम लोग को पता है कि 5 आएगा। तो यहाँ से आया 5, यहाँ से आया -5 और यहाँ से आया 5, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, तो दोनों ऐड होकर फिर से 0 हो जाएगा। यानी हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू हो उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकाले तो वह हम लोगों को 0 के ही इक्वल आएगा। देखते हैं जब हम लोगों को नॉन इंटीजर नंबर हो, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए नॉन इंटीजर नंबर x बराबर हम ले रहे हैं कितना 1 हम लोग 2 ले रहे हैं, उसका देखते हैं निकाल कर कितना आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मान। तो देखते हैं क्या आता है, जो देखिए क्या दिया हुआ है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है x का, फिर प्लस करके उसी का फिर माइनस करना है उसी नंबर का। तो देखते हैं क्या आता है, जो यानी यहाँ पे x बराबर 1.2 लिए ना, तो 1.2 प्लस -1.2 देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान कितना आएगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान कितना आएगा, तो बोलेगा सर 1.2 का जब निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह हम लोगों को 1 के इक्वल आता है और प्लस में हम लोगों को आएगा -1.2 का निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान तो वह हम लोग को -2 के इक्वल आएगा। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखे तो आप इसका पिछला वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है कि आप लोग कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ आ जाएगा -2, इसको दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1 का इक्वल। यानी हम लोग को जब नॉन इंटीजर नंबर हो तो उसका निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, उसी नंबर का इक्वल निकालेंगे और उसी का माइनस करके निकाल कर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वह -1 के इक्वल आएगा। अब मैं इसका ग्राफ देखता हूँ, देखिए मैं इसका ग्राफ देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भी कि पहला बार जब निकाले कि जब x है वह आप लोग को इंटीजर नंबर हो तो वह उसमें आया y बराबर 0, और जब हम निकाले कि जब x आप लोगों को नॉन इंटीजर नंबर हो तब वहाँ पे आप लोगों को y बराबर आया 1। यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा सबसे पहले लिया हूँ एग्जाम्पल इंटीजर नंबर का x बराबर 2 का, और वहाँ से हम लोग निकाले
ये आप लोगों को एफ एक्स आप लोगों को इंटीजर आप लोग को निकाले कि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस उसी का हम लोग निकाले ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करके, तो हम लोगों को वह जीरो के इक्वल आता है। और अगर वो फ्रैक्शनल में हो यानी वह आप लोगों को इंटीजर नंबर नहीं हो तो -1 के इक्वल आता है। इसका आप लोगों को मैं ग्राफ दिखाता हूँ, देखिए। हाँ, आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए मैंने क्या देखा। मैंने यह देखा कि अगर कोई नंबर इंटीजर हो तो उसका निकाल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मान का निकाल रहे हैं, अब फिर उसी का माइनस करके निकाल कर अगर ऐड कर रहे हैं, यानी हम लोग ऐसे कर रहे हैं, एक्स का जो है उसका निकाल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, और जो -x है उसका निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, और दोनों के बीच में फिर अगर ऐड कर रहे हैं तो वो हम लोगों को आ रहा था इंटीजर मान के लिए वह हम लोगों को आ रहा था 0। यानी अगर हम x बराबर 0 भी रखें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालेंगे x प्लस -x कर तो वह आएगा 0। यानी 1 भी रखेंगे तो वो भी 0 आएगा, 2 भी रखेंगे तो भी 0 आएगा, 3 रखेंगे तो भी 0 आएगा, -1 यानी जो भी हम लोग इंटीजर नंबर रखे हम लोगों को y बराबर हमेशा 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट रख रहे हैं यानी नॉन इंटीजर नंबर रख रहे हैं 1.2, 1.5, 1.7, 2.3, 2.5 तो हम लोग को -1 के इक्वल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ आया ये आप लोगों को एक्स डैश एक्सिस है, ये आप लोगों को एक्स एक्सिस है, ये आप लोगों को वाई एक्सिस है, और ये आप लोगों को वाई एक्सिस, यहाँ पे आप लोगों को 1 है, ये आप लोगों को 0, ये आप लोगों को 1 है, यहाँ -1 है। तो देखिए हम लोग को क्या रहा था कि अगर कोई नॉन इंटीजर नंबर है तो उसका निकाल रहे हैं एक आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, और उसी के नंबर को माइनस करके निकाल के अगर ऐड कर रहे थे तो हम लोग को -1 के इक्वल रहा था। देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1.2 है तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान जाओ ये आप लोगों को निकाले f(x) तो वह हम लोगों को कितना आया था, तो वह हम लोगों को -1 का इक्वल आया था। या हम लोग 1.5 को निकाल ले या 1.7 को निकाल ले 1.9 को निकाल ले तो भी हम लोगों को -1 के ही इक्वल आएगा। यानी हम लोगों को 0 से जैसे ही आगे बढ़े तब हम लोगों को x बराबर 0 से आगे जैसे ही बढ़े तो हम लोग को y का मान कितना मिला, तब हम लोग को y का मान -1 मिला। कब तक मिला, जब तक कि हम 1 पे नहीं पहुंच गए। जैसे ही 1 पे पहुंचे तब हम लोगों को x बराबर हम लोग 1 पे पहुंचे तो y का मान हम लोगों को 0 मिल गया। लेकिन जैसे ही हम फिर 1 से आगे बढ़े तब हम लोग का y का मान मिलना -1 शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही हम x बराबर 2 पे पहुंचे तब y का मान हम लोगों को 0 मिल गया। आप लोग देख सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, या आप लोगों को आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसे पीछे भी वैसे ही देख सकते हैं, मैंने नेगेटिव में भी निकाला था। इसी टाइप का आप लोग कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब इसका कुंडली निकालना है कि आप लोगों को 1 है, मेनी 1 है, क्या है इसका सब बताइए कुंडली। देखिए सबसे पहले इसका डोमेन बताइए। डोमेन में तो मैं देख रहा था कि सब नंबर रखा था, नेगेटिव भी रख रहा था, पॉजिटिव भी रख रहा था, और आप लोग को 0 भी रख रहा था। यानी जो आप लोगों को डोमेन होगा वह आप लोगों को रियल नंबर होगा। यानी आप लोग को जो डोमेन होगा वह आप लोगों को रियल नंबर होगा। कोड डोमेन बताइए इसका, तो कोड डोमेन तक कहूँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। यानी कोड डोमेन जो होगा वो भी आप लोगों को मान लेते हैं जो फंक्शन है वो आप लोगों को R से R डिफाइंड है। तो कोड डोमेन कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए कि कोड डोमेन कितना है। तो बोलिएगा सर कोड डोमेन हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा। रेंज क्या आएगा, तो रेंज देखिए यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है। आप लोग ये देखिए यहाँ पे कि रेंज क्या है। तो रेंज पे यहाँ देखना है कि या तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है या y का वैल्यू हम लोगों को -1 मिल रहा है। यानी हम लोग को रेंज मिल रहा है 0 या -1 सिर्फ मिल रहा है। तो हम लोग को रेंज क्या आ जाएगा, हम लोग को रेंज है वह आ जाएगा y बराबर 0 और आप लोगों को -1। मेनी 1 है कि 1 है, ग्राफ को देख के बताइए कि मेनी 1 है कि 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक से ज़्यादा जगह पर ग्राफ को कट कर रहा है और एक से ज़्यादा जगह पर ग्राफ को कट गया तो हम लोगों को ये हो जाएगा मेनी 1। और इनटू है कि ऑन टू है बताइए। कोडोमेन और रेंज देखिए दोनों इक्वल नहीं है या इसलिए हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इवन है कि ऑड है, देखिए ग्राफ को और बताइए कि इवन है कि ऑड है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ कि बाई एक्सिस के ये सिमेट्रिक ग्राफ मिल रहा है। ये हम लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ हम लोगों को मिल रहा है। और ये अगर बाई एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ मिल गया तब हम लोगों को जो है हम लोगों को हो जाएगा कौन फंक्शन, तो हम लोगों को हो जाएगा ये इवन फंक्शन। कंटिन्यूअस है कि नहीं आप बताइए, आप ये बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखे क्योंकि ग्राफ में क्या था, कंटिन्यूअस था। ग्राफ में हम लोगों को सब जगह पर कंटिन्यूअस है, केवल इंटीजर वैल्यू को छोड़कर ग्राफ है वह हर एक जगह पर कंटिन्यूअस है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसको,
हम लोग बताइए कैसे बोल सकते हैं कि ये हम लोगों को सब जगह पे कंटिन्यूअस है, केवल इंटीजर वैल्यू पे ये हम लोगों को कंटिन्यूअस नहीं है। और अगर कंटिन्यूअस सब जगह पे है इंटीजर वैल्यू को छोड़कर, तो वहां पे हम लोगों को डेरिवेटिव भी होगा, क्योंकि हम लोग को वहां पे शार्प कॉर्नर कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। यानी आप लोगों को डेरिवेटिव होगा कहां से कहां तक, सब जगह पे होगा, केवल आप लोगों को इंटीजर वैल्यू को छोड़कर सब जगह पे ये डेरिवेटिव भी होगा। आप लोग बताइए कि ये पीरियोडिक फंक्शन कि नहीं। आप लोग ग्राफ देखकर बताइए कि पीरियोडिक फंक्शन कि नहीं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो बोलेगा सर हम जो देख रहे हैं ग्राफ बनाए या मैं ग्राफ बनाया उसमें देख रहा हूं कि एक एक यूनिट के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है। एक यूनिट मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 3 है, यहाँ 4 है। तो देख रहे हैं कि एक यूनिट के बाद ये ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है। फिर नेगेटिव में भी देख रहे हैं सर कि वही एक यूनिट के बाद ये रिपीट कर रहा है। यानी हम लोगों को ये ग्राफ है वह हम लोग क्या है, वह हम लोग को पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और जो पीरियोडिक फंक्शन या आप लोग को जो पीरियोडिक फंक्शन आप लोगों को है और पीरियोडिक फंक्शन है और टी बराबर हम लोग को कितना है, एक यूनिट के बाद हम लोग को ग्राफ रिपीट कर रहा है, यानी हम लोग को टी बराबर 1 हो जाएगा। तब आप लोगों को क्या समझ में आ गया, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया कि नहीं मिसलेनियस फंक्शन का सब चीज। जब आप लोगों को एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है एक्स का प्लस उसी नंबर का माइनस निकाल कर दोनों को ऐड करना है, तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह क्या क्या है। यह हम लोग को था, देख सकते हैं आप, ये आप लोग को डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, आप लोग सब देख सकते हैं। अब आप लोगों को चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पे। जब आप लोगों को पहला जो आप लोगों को दिया हुआ है वो उसी का निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, और उस प्लस करके उसी नंबर का माइनस निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या आता है, तो इसके लिए भी हम लोग 2 नियम कर सकते हैं कि जब हम लोग आप x बराबर इंटीजर वैल्यू रखें और दूसरा में जब हम लोग x बराबर नॉन इंटीजर रखें वैल्यू, तो क्या आता है देखते हैं रखकर। तो देखते हैं रखकर क्या आता है। देखिए क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर आप लोग को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x का निकालना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं बांट रहा हूं कि जब यहाँ पे x बराबर आप लोगों को इंटीजर वैल्यू हो और x बराबर आप लोगों को नॉन इंटीजर वैल्यू, तो क्या आता है सबसे पहले देखते हैं। तो आप एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं इंटीजर वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं x बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं, जो कि हम लोगों को इंटीजर वैल्यू है। तो हम निकाल कर देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि क्या आता है जो वैल्यू इसका। कोई भी आप ले सकते हैं इंटीजर वैल्यू, 2 नहीं 3 5 7 10 जितना भी आप लोगों का मान है, -0 जो भी आप लोगों का मान है वो आप लोग इंटीजर वैल्यू की जगह पे ले सकते हैं। मैं आप लोग को लिया हूं इंटीजर वैल्यू की जगह पे x बराबर 2 लिया हूं। देखता हूं क्या आता है, निकालता हूं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -x निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -2 हम लोगों को आ जाएगा। तो हम लोग को पता, आप लोगों को पता है कि नहीं कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम निकालते हैं किसी इंटीजर का तो वो हम लोग को 0 आता है। ये आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में पढ़ाया था। यानी जब हम 2 का निकालूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, तो वह हम लोगों को 0 आएगा। प्लस -2 का भी हम लोग निकाले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, तो वह हम लोगों को 0 आता है। ये मैं पिछला वीडियो में पढ़ा चुका था। यानी 0 + 0, यानी हम लोग को जब निकालेंगे किसी भी इंटीजर वैल्यू का मान, इंटीजर x बराबर इंटीजर जब रहे तब निकालेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, तो वह हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अब मैं चेक करता हूं नॉन इंटीजर वैल्यू पे कि क्या आता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं x बराबर, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कितना लूं, आप बताइए कितना लूं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं 1.3 ले रहा हूं, 1.3 ले रहा हूं। इसका देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x निकालेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो हम लोग को जो क्वेश्चन है वह f(x) है। f(x) बराबर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3। तो आप लोग बताइए कि 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। तो 1.3 का आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हम लोगों को 0.3, और जो -1.3 का हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट है वह हम लोग को आ जाएगा -1.03। यहाँ से 0.3 और 0.3 खत्म हो गया, यहाँ से हम लोग को आ गया 1। यानी जब हम लोगों को कोई नॉन फ्रैक्शनल पार्ट हो, यानी यहाँ पे कोई नॉन फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 1.3 1.5 1.10 आप लोग को जो भी रहे, 1 पॉइंट में नहीं, 2 में 3 में 4 पॉइंट कुछ 4.5 पॉइंट कुछ, और वैसे ही आगे वैसे ही पीछे, तो वह हमेशा उसका वैल्यू मिलता है 1 मिलता है। कैसे मिलता है 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यार किसी पॉजिटिव नंबर को निकालते हैं फ्रैक्शनल पार्ट तो दशमलव के बाद जो नंबर आता है वो होता है, और
अगर निगेटिव नंबर को निकालते हैं तो 1 माइनस करके जो फ्रैक्शनल आप लोग दशमलव के बाद रहता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.3 का निकाल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम लोग को आ गया दशमलव के बाद यानी 0.3 हम लोगों को आ गया, और निकाल रहे हैं माइनस 1.3 का, तो हम लोगों को 1 माइनस और ये 0.3 था वो हम लोगों को माइनस हो जाएगा, और यहाँ से देखते हैं कि 0.0 और 0.0 खत्म हो जाएगा, यानी 0.3 में 0.3 सब्ट्रैक्ट किए तो ये कट जाएगा, और हम लोग को बच गया सिर्फ यहाँ पे 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोगों को निकाल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, और जब वो एक्स है वह हम लोग को नॉन इंटीजर वैल्यू है तब वहाँ पे हम लोगों को 1 मिलता है। इसका ग्राफ मैं इसका सोल्यूशन पहले दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करता हूँ, तो बताइए कि जब मैं ले रहा हूँ ये आप लोगों को एक्स एक्सिस से एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, और ये आप लोगों को वाई डैश। देखिए तो जब मैं आप लोगों को ले रहा हूँ सबसे पहले कि x बराबर मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि y बराबर वहाँ पे हम लोग को 0 मिल रहा है, y बराबर वहाँ पे हम लोग को 1 मिल रहा था। देखिए तो जब मैं ले रहा था इंटीजर वैल्यू, ये आप लोगों को इंटीजर वैल्यू, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि x y बराबर हम लोग को 0 मिल रहा है, तो हम ले रहे हैं x बराबर इंटीजर वैल्यू। जिस देखिए यहाँ पे आप लोग को 0 है, तब हम लोग को यहाँ पे y बराबर 0 मिला था, 1 भी मैं लिया था, यहाँ पे देखिए कितना लिया था मैं, यहाँ पे 2 लिया था ना, यहाँ पे देखिए 2 था ना, तो 2 जब मैं लिया तो भी हम लोगों को 0 ही मिला y बराबर। वैसे ही 1 भी अगर लेते तो वो भी हम लोगों को 0 ही मिलता, 3 भी लेते तो 3 बराबर भी हम लोग को y बराबर 0 ही मिलता। अगर यहाँ पे हम x बराबर -1 भी रखते ना तो भी हम लोगों को y बराबर 0 ही मिलता। तो अब मैं पॉइंट को आप लोगों को प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए ये आप लोगों का ऐसा प्लॉट यहाँ पे प्लॉट हुआ। अब मैं ले रहा हूँ नॉन इंटीजर वैल्यू लिया था, यहाँ पे देखिए मैं जब नॉन इंटीजर वैल्यू लिया था तो वो हम लोगों को 1 के इक्वल मिल रहा था, यानी 1 जैसे 0 आप लोगों को नॉन इंटीजर वैल्यू यानी 0 पॉइंट आप लोगों को 1 जो आप लोगों को जो इंटीजर नहीं है वो हम लोग को कहलाता है नॉन इंटीजर वैल्यू। यानी कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम 0.0 से हम लोग आगे बढ़े, जैसे 0.01 पर भी पहुंच गए ना, तब यहाँ से हम लोग को y का जो मान है वह हम लोगों को 1 मिलना शुरू हो जाएगा, या 0.0000001 पर भी आप रहिएगा ना तो वहाँ से हम लोग को y का मान जब निकालिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, तो वहाँ से हम लोग को y का मान मिलेगा 1। तो बताइए जब 0 से हम लोग आगे बढ़े तब हम लोगों को मिला 1 का मान मिल रहा है। कब तक मिलेगा? जब तक कि हम x बराबर 1 पे नहीं पहुंच जाए तब तक हम लोगों को y का मान 1 पर मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम अगर x बराबर 1 पे पहुंचे तो हम लोग को y का मान फिर वहां से 0 मिलेगा, और फिर अगर 1 से आगे बढ़े तो वह हम लोगों को फिर 1 मिलेगा y बराबर। वैसे ही आगे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ हम लोगों को ग्राफ देखने को मिलेगा, पीछे भी हम लोगों को कुछ ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका निकाल रहा हूँ कुंडली, यानी इसका निकाल रहा हूँ भाग। देखिए इसका निकाल रहा हूँ भाग, डोमेन कोडोमेन रेंज ये सब निकाल रहा हूँ। तो बताइए कि इसका डोमेन क्या आएगा? तो बोलेगा सर डोमेन हम देख रहे हैं कि डोमेन में यहाँ सब नंबर रख रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब नंबर रख रहे हैं, यानी टोटल नंबर रख रहे हैं। यानी हम लोग को जो डोमेन होगा सर वह हम लोग को जो x होगा वह हम लोगों को रियल नंबर आ जाएगा। कोडोमेन क्या आएगा बताइए आप लोग कोडोमेन देखकर बताइए। तो कोडोमेन तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। कोडोमेन ना स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, नहीं मेंशन रहे तो आप मान लीजिए अपने मन से कि वह आर है। तो कोडोमेन जो हम लोगों को क्वेश्चन में कहूँ मेंशन नहीं था, तो कोडोमेन जो हम लोगों को होगा वह हम लोगों को हो जाएगा आर। रेंज क्या आया? तो रेंज देख रहे हैं कि या तो रेंज बराबर 0 आया, या तो हम लोग को 0 मिल रहा है y बराबर, या y बराबर हम लोग को मिल रहा है 1। तो बताइए कि रेंज क्या आएगा? तो रेंज हम लोगों को आ जाएगा y बराबर, या तो हम लोगों को 0 मिल रहा है या y बराबर हम लोग को 1 मिल रहा है। मिनी वन है कि 1 है, तो ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि ये मिनी वन है, क्योंकि x से जा जाएगा तो ग्राफ को कट करेगा, यानी हम लोगों को ये मिनी वन फंक्शन है। ऑन टू है कि इनटू है? कोडोमेन और रेंज देखिए दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग को हो जाएगा इनटू। इवन और ऑड फंक्शन देखिए किसकी ये आप लोग को सिमेट्रिक है, देख सकते हैं कि आप लोगों को बाई एक्सिस का सिमेट्रिक है। आप लोग ग्राफ देखकर बोल सकते हैं किस तरह बाई एक्सिस को सिमेट्रिक है। मैं आप लोगों को कितना क्वेश्चन करवा चुका हूं कि आप लोग सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। और अगर ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया तो बताइए कि कौन फंक्शन होगा? जब ये आप लोगों को बाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया तब आप लोग को ये इवन फंक्शन हो जाएगा। कंटिन्यूअस है कि नहीं आप लोग ये बताइए, आप लोग देखकर बताइए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए बताइए कंटिन्यूअस कि नहीं। तो बोल सकते सर ये सब जगह पे तो ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है हमको, सब जगह पे हमको ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है,
केवल जब जब हम लोगों को इंटीजर वैल्यू आ रहा है तब तक हम लोगों को पेन उठाना पड़ रहा है। जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, -1 आया, -2 आया, 0 आया, तब हम लोगों को पेन उठाना पड़ रहा है। यानी ये जो है ये आप लोगों को सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा, ये आप लोगों को सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा। केवल किसको छोड़कर, तो केवल और केवल इंटीजर वैल्यू को छोड़कर ये सब जगह पे कंटिन्यूअस है। और कब सब जगह पे जब कंटिन्यूअस है और कहूँ पे विस्तार पर कॉर्नर नहीं है तब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सब जगह पे, ये आ जाएगा। केवल इंटीजर वैल्यू को छोड़कर ये सब जगह पे डेरिवेटिव भी आ जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, इसको देख कर बताइए, इसको देख कर ये बताइए कि पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो बोलेगा सर ये पीरियोडिक फंक्शन हम लोगों को है, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका भी मान जो हम लोगों का है वह 1 यूनिट के बाद फिर से ग्राफ को ये रिपीट कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं अगर ये ग्राफ को 1 यूनिट के बाद फिर से ग्राफ को रिपीट करना शुरू कर दिया तो आप लोग बताइए ये ग्राफ को फिर से अगर 1 यूनिट के बाद ये रिपीट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, तो ये हम लोगों को पीरियोडिक फंक्शन होगा। यानी हम लोग को ये आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन होगा और यह 1 यूनिट के बाद आप लोगों को ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ से t बराबर हम लोगों को कितना आएगा, तो t बराबर हम लोगों को 1 आएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। एक टाइप का मैं आप लोग करवा रहा हूँ मिसलेनियस फंक्शन में, आप लोगों को निकाल रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप लोगों को sin x का निकालना है। इसका आप लोग निकाल कर बताइए तो क्या अब कि इसका आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों को मेन इवन है, 1 है, आप लोगों को इवन है, ऑड है, निकाल कर बताइए क्या है। आप लोगों को निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ sin x निकालना है। तो बताइए sin x का ग्राफ कैसा होता है, बताइए सबसे पहले। sin x का ग्राफ आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप का कुछ होता है, आप लोगों को ये जानते होंगे sin x का ग्राफ जो होता है इस टाइप का होता है। अब इसी का आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर निकालता हूँ। देखिए तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे इसलिए मैं आप लोगों को निकाल कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ sin x का ग्राफ, ये आप लोगों को काम आएगा। देखिए sin x का ग्राफ आप लोगों को पता होगा इस टाइप का कुछ होता है। sin x का ग्राफ ऐसे और ये ऐसे 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 आप लोग को ये पता होगा sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे आप लोग को π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ आप लोग को 3π/2 होता है, यहाँ आप लोगों को होता है 2π, फिर आगे ये होता है, फिर पीछे भी वैसे ही होता है। इतना से आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए मैं जब रख रहा हूँ x बराबर, मैं x बराबर सबसे पहले 0 रख रहा हूँ, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर। जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर आ जाएगा आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बताइए sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान आता है 0। यानी जब हम 0 रखेंगे तो हम लोगों को 0 का निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अगर 0 है और उसको निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वह हम लोगों को 0 के इक्वल आएगा। यानी जब हम x बराबर 0 रखे तो हम लोग को y बराबर हम लोगों को 0 मान ही मिला। जब x बराबर हम लोग 0 रखे तो y बराबर भी हम लोगों को मान 0 ही रखा। अब मैं x बराबर रख रहा हूँ π/2, x बराबर जो है यहाँ से हम लोग π/2 रख रहे हैं। देख रहे हैं कि x बराबर अगर हम π/2 रखे तो y बराबर हम लोगों को मान मिलेगा 1। ग्राफ देखकर आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ अगर हम x बराबर π/2 रखेंगे तो y बराबर हम लोगों को 1 मिलेगा। यानी जब हम π/2 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को मिलेगा 1। आगे जब मैं पाई रख रहा हूँ x बराबर तब हम लोगों को y बराबर 0 मिल रहा है। जब हम x बराबर पाई रख रहे हैं तो y बराबर हम लोगों को 0 मिल रहा है। और जब मैं x बराबर 3π/2 रख रहा हूँ तो y बराबर हम लोगों को मिल रहा है -1। जब x बराबर 3π/2 रख रहा हूँ 3π/2 तो हम लोगों को y बराबर मिल रहा है -1। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जब हम 2π रखे तब हम लोगों को x बराबर कितना मिला, जब हम लोग 2π रखे तब हम लोगों को x बराबर मिल गया 0। जब हम लोग x बराबर 2π रखे तो y बराबर हम लोगों को मिलेगा 0। सबसे पहले आप इसको ग्राफ में प्लॉट कीजिए। x बराबर 0 रखने पे हम लोग को मिला 0। जब हम यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ आप लोगों को 2π है और आगे ये बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि x बराबर 0 रखे तो y बराबर हम लोग को 0 मिला, π/2 रखने पे हम लोगों को 1 मिला, यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ पे आप लोगों को -1 है। तो x बराबर अगर π/2 रखे तो y बराबर हम लोगों को 1 मिल रहा था। और मैं देख रहा हूँ क्या कि अगर x बराबर पाई रखे तो y बराबर हम लोग को 0 मिल रहा था। यानी x बराबर पाई रखने पे हम लोगों को y का वैल्यू 0 मिल रहा था। आगे देखें क्या कि अगर 3π/2 रखे थे x बराबर तो y बराबर हम लोग को -1 मिल रहा था। यानी अगर 3π/2 रख रहे हैं तो x बराबर हम लोगों को मिल रहा है -1। आगे अगर x बराबर हम लोग 0 रख रहे हैं तो y बराबर हम लोग को मिल रहा है 2π। x बराबर 0 रखने पे हम लोग को y बराबर मिल रहा है 2π। यानी ये वैल्यू मिलेगा। अब मैं बीच का वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे 0 से π/2 तक।
जीरो से सबसे पहले जीरो से पाई बाई टू तक वैल्यू रख रहा हूँ, तो तब देखते हैं कि क्या आता है एक्स बराबर वाई बराबर। देखते हैं जीरो से पाई बाई टू तक रखकर, तो रख रहे हैं सबसे पहले एक्स बराबर हम जीरो से पाई बाई टू के बीच में, यानी यहाँ इधर मैं कुछ रख रहा हूँ, तो यानी यहाँ से रखूँगा तो यानी बाई का वैल्यू होगा वो हम लोग को जीरो से बड़ा मिलेगा लेकिन वन से छोटा मिलेगा। तो आप लोग बताइए जब निकालूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसका, जीरो से बड़ा का और वन से छोटा का, तो कितना आता है। तो बोलेगा सर जीरो से बड़ा और वन से आप लोग को छोटा, माने 0.999 का अगर भी निकाल रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोगों को पता है कि वह जीरो के इक्वल आता है, यानी हम लोग जीरो से बड़ा और अगर वन से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को निकाले तो वह हम लोगों को जीरो के ही इक्वल आता है। आगे मैं चेक कर रहा हूँ किसके बीच में, पाई बाई टू से लेकर पाई तक मैं चेक कर रहा हूँ, पाई बाई टू से लेकर पाई तक देख रहा हूँ कि पाई बाई टू से अगर पाई तक भी चेक कर रहा हूँ कोई वैल्यू लेकर, तो वो देख रहे हैं कि वन से छोटा मिल रहा है और जीरो से वो बड़ा मिल रहा है, यानी हम लोग जीरो पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक भी कोई एक्स बराबर रखे तो हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मान मिलेगा, वह हम लोग को जीरो ही मिलेगा, ये आप लोग बोल सकते हैं। आगे मैं चेक कर रहा हूँ कब, पाई तक मैं चेक कर दिया, पाई से लेकर 3 पाई बाई टू तक, पाई से लेकर 3 पाई बाई टू तक मैं चेक कर रहा हूँ कि बाई का मान कितना रहा है। पाई से 3 पाई बाई टू तक कोई भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू ले लिया, तो बताइए कि कितना आ रहा है एक्स बाई बराबर। तो बाई बराबर हम लोग को आ रहा है जीरो से बड़ा छोटा, हम लोगों को यहाँ से बाई बराबर मिल रहा है जीरो से छोटा और -1 से हम लोगों को बड़ा मिल रहा है बाई बराबर। तो आप लोग बताइए जब मैं जीरो से बड़ा कोई वैल्यू यानी मैं ले रहा हूँ अगर -0.99999 भी अगर ले रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ -0.00001 भी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है वह -1 के इक्वल होता है, यानी हम लोग जीरो से पाई बाई टू तक कोई वैल्यू लें उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मान मिलेगा वह हम लोग को -1 ही मिलेगा। आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे मैं चेक कर रहा हूँ कब कि जब आप लोग को 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई तक मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए 3 पाई बाई टू से लेकर आप लोगों को 2 पाई तक चेक कर रहा हूँ कि बाई का मान कितना आ रहा है। देखिए तो 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, यानी मैं इधर का हूँ आएगा तो इधर आएगा, यानी कितना, ये हम लोगों को आ गया कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग को आया जीरो से छोटा, हम लोग को आया जीरो से छोटा 3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई तक जीरो से छोटा और -1 से हम लोग को बड़ा आया। जब हम लोग को जीरो से छोटा और -1 से हम लोग को बड़ा आया तो मैं अभी देखा कि वो होता है -1 के इक्वल, यानी हम लोगों को जब जीरो से पाई बाई टू तक कोई वैल्यू रहे तब हम लोग को जीरो मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, पाई टू से रहे जी पाई तक तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मान हम लोग को पाई ही मिलेगा, और अगर पाई से लेकर 3 पाई बाई टू तक रहे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मान हम लोग को -1 मिलेगा, और -3 पाई बाई टू से लेकर 2 पाई तक रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मान उसका मिलेगा -1। फिर वह ग्राफ रिपीट करता है, यानी फिर से वह ग्राफ हम लोगों को यही वैल्यू मिलेगा, फिर हम लोग को ये वैल्यू मिलना फिर से मिलना चालू हो जाएगा, यानी मैं जो मिला उसका मैं ड्रा कर रहा हूं आप लोगों को नंबर लाइन पे। देखिए क्या है, जब जीरो से लेकर पाई बाई टू तक है तब इसका वैल्यू हम लोगों को मिला जीरो से लेकर देखिए जीरो पे जीरो मिला था, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक तब हम लोगों को मिला बाई बराबर हम लोगों को जीरो मिला था। लेकिन जैसे ही हम पाई बाई टू पे गए थे तो हम लोगों को एक्स बराबर बाई बराबर हम लोगों को मिला था 1, लेकिन जैसे ही हम पाई बाई टू से आगे बढ़े तब हम लोगों को एक्स बराबर हम लोगों को जीरो, बाई बराबर हम लोगों को जीरो मिलना शुरू हो गया। यानी अगर हम कहाँ से बढ़े, पाई यहाँ से हम लोग आगे बढ़े पाई बाई टू से, तब हम लोगों को मिलना शुरू हो गया मान फिर से वह जीरो, और यानी कब तक मिला, जब तक कि हम पाई तक नहीं पहुंच गए, पाई पे पहुंच गए तब हम लोगों का मान मिला पाई। अगर एक्स बराबर हम जीरो भी पाई रख रहे थे तब हम लोग को बाई बराबर भी हम लोग को मिल रहा था जीरो। आगे मैं करता हूं, ये आप लोगों को हो गया पाई तक, मैं पाई से आगे चलना शुरू करता हूँ। पाई से जब आगे चल रहा था हम लोग को मिल रहा था -1 वैल्यू, यानी -1 वैल्यू मिल रहा था कहाँ तक, 3 पाई बाई टू तक। यानी पाई से अगर हम चलना शुरू किया तो जब तक वैल्यू मिलेगा, कब तक वैल्यू मिलेगा -1, 3 बाई टू तक हम लोगों को -1 ही वैल्यू मिलेगा पाई से लेकर 3 पाई बाई टू तक। उसके आगे चलता हूँ 3 पाई बाई टू से लेकर, तो 3 पाई बाई टू से आगे चला 2 पाई तक तो भी आप हम लोगों का वैल्यू मिल रहा है -1 ही। यानी अगर 3 पाई बाई टू से भी हम लोग को चल रहे हैं तब हम लोग को वैल्यू मिल रहा है कितना मिल रहा है, -1 ही वैल्यू मिल रहा है। तो देखिए आप लोगों को कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लोज ब्रैकेट और आप लोगों को पाई बाई टू पे ओपन ब्रैकेट, फिर आप लोगों को क्लोज ब्रैकेट पाई पर, फिर आप लोगों को पाई बाई टू पे नीचे आप लोगों को माइनस पे लेके जाएगा,
और ये आप लोगों को इस टाइप का आप लोगों को कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। कब? जब आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है sin x का तब। अब मैं इसका पूरा डिटेल निकालता हूँ sin x cos a। आप लोगों को क्या डोमेन कोडोमेन मैं निकाल रहा हूँ इसका। देखिए डोमेन इसका क्या आएगा, बताइए आप लोग डोमेन क्या आएगा। तो बोलेगा सर डोमेन में देख रहे हैं कि इसका जितना भी मान x का है वो हम सब रख रहे हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं पॉजिटिव भी रख सकते हैं। यानी हम लोग को जो डोमेन है वह हम लोगों को क्या आ जाएगा, तो वह हम लोगों को आ जाएगा रियल नंबर, हम लोगों को डोमेन आ जाएगा। जब हम लोग को डोमेन आ गया रियल नंबर, तो इसका बताइए कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो मान लेते अपने मान से कि कोडोमेन हम लोगों को आ रहा है। रेंज क्या आएगा बताइए आप लोग बताइए कि रेंज क्या है। तो बोलेगा सर रेंज देख रहे हैं कि बाई बराबर आइए तो हम लोग को 1 मिल रहा है, या हम लोगों को 0 मिल रहा है, या हम लोगों को -1 मिल रहा है। यानी हम लोग को जो रेंज होगा बाई वह हम लोगों को या तो 0 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या -1 हो जाएगा। ये हम लोग को रेंज होगा। मेनी 1 होगा कि 1 होगा, आप लोग बताइए कि मेनी 1 होगा कि 1 होगा। तो ये ग्राफ तो रिपीट करता है। आप लोग बताइए कि ग्राफ फिर से रिपीट कर रहा है ना वैल्यू। तो ये मतलब देखिए इसके बाद ये 2π के बाद फिर से ग्राफ रिपीट करता है, यानी फिर से हम लोग को यही वैल्यू मिलता। और यही वैल्यू मिलने का मतलब कि ये ग्राफ हम लोग को एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा, और एक से ज्यादा जगह पे कट किया तो ये हम लोगों को हो जाएगा मेनी 1 फंक्शन। और ये ऑन टू होगा कि इनटू होगा, कोड में देखिए और रेंज देखिए। तो ये ऐसे हमको साफ पता चल रहा है कि ये हम लोगों को ऑन टू है, क्योंकि हम लोगों को कोड में और रेंज हम लोगों को इक्वल नहीं है। इवन है कि ऑड है बताइए आप लोग बताइए इवन है कि ऑड है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसका तो बाई एक्सिस का सिमेट्रिक हम लोग को नहीं मिल रहा है। बाई एक्सिस के ये हम लोगों को सिमेट्रिक नहीं है। ऑरिजिन के सिमेट्रिक है कि नहीं, देख रहे हैं कि ऑरिजिन के भी हम लोगों को सिमेट्रिक नहीं है। तो ये नहीं बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, नहीं ऑरिजिन का सिमेट्रिक है। तो ये कौन फंक्शन होगा आप लोग खुद बताइए। ये ना ही आप लोगों को बाई एक्सिस का सिमेट्रिक है और ना ही आप लोगों को ऑरिजिन का सिमेट्रिक है। यानी आप लोगों को ना तो आप लोगों को ऑड होगा और ना ही आप लोगों को ये इवन फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखिए ग्राफ को और बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं। बोलेगा सर ये ग्राफ हम देख रहे हैं कि जहां तहां पे हम लोग को टूटा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं ग्राफ को कि जगह पे जहां तहां पे ग्राफ टूटा हुआ है। जैसे π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 0 से लेकर पाई तक आप लोग कंटिन्यूअस है, लेकिन π/2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। फिर देख रहे हैं कि पाई पे कंटिन्यूअस नहीं है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2π पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो यह बोल सकते हैं कि आप लोग कंटिन्यूअस नहीं है। बताइए कंटिन्यूअस नहीं है डेरिवेटिव होगा। आप लोग बताइए कंटिन्यूअस नहीं है तो डेरिवेटिव होगा। बोलेगा सर कंटिन्यूअस नहीं है तो डेरिवेटिव भी नहीं होगा। और ये हम लोगों को बताइए कि ये पीरियोडिक फंक्शन के नहीं। आप लोग ये सब आपने देख सकते हैं इस ग्राफ को देखकर। अब आप लोगों को ना मैं एक करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ SW में, इसको आप लोग कीजिएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, जैसे आप लोगों का बाई बराबर आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर मान निकालना है किसका, ये आप लोग को निकालना है cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान, और निकालना है x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान। ये आप लोगों को IIT JEE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आप लोगों को IIT में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। बाई बराबर x² है, इसका निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर मान। ये आप लोग क्वेश्चन में IIT के क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आप SW में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बोलिएगा तो सॉल्व कर दूंगा। अगर सॉल्व हो जाएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सर सॉल्व कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही था, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मिस्टेनियस फंक्शन का मैं करवाया कुछ, और मैं आप लोगों को करवाया क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करवाया। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।